विद्यार्थियों, कल हमने मानवीय पूंजी निर्माण के संबंध में एक वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया था। आज हम भारत में मानव पूंजी निर्माण से संबंधित जो है अध्ययन करेंगे। मानव पूंजी निर्माण, जैसा कि हम जानते हैं कि मानवीय पूंजी में निर्माण का मतलब किसी भी देश के शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यों पर खर्च करना पूंजी में, मानव पूंजी में निवेश माना जाता है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसमें विशेष रूप से मानव पूंजी में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा पंचवर्षीय योजनाओं में मानव पूंजी में जो विनियोग है वो करने की आवश्यकता को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसकी जो रूपरेखा थी, उस रूपरेखा में इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया था कि आर्थिक क्षेत्र में तेजी के साथ विकास करने, तकनीकी क्षेत्र में उन्नति करने तथा स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना के लिए यदि कोई एक तत्व सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण। तो भारत के भावी निर्माण में और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग में ये क्षेत्र सुनियोजित विकास के केंद्र बिंदु रहेंगे। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि अब आने वाले समय में भावी निर्माण में, यानी भविष्य में भी, है ना, भविष्य में भी जो मानव पूंजी निर्माण है उसमें निवेश को केंद्र बिंदु में रखा जाएगा। लेकिन आश्चर्य होता है कि पंचवर्षीय योजनाओं में मानव संसाधनों के विकास पर जो है आवश्यकता जितनी थी उसके अनुरूप उसको महत्व नहीं दिया गया। जो विकसित देश हैं उनमें मानव संसाधनों में पर्याप्त निवेश किया जाता है और उसके कारण उनके कौशल स्तर का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा है। विश्व बैंक रिपोर्ट 1994 के अनुसार, 1994 में जो विश्व बैंक ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्थाओं द्वारा 1992 में मानव संसाधनों के विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन यानी जीएनपी का 54% व्यय किया गया था, जबकि जो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाएं थी उनके द्वारा सिर्फ 18% तथा मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं द्वारा 32% और विकासशील देशों द्वारा 22% व्यय किया गया। तो इस प्रकार से विकसित देशों से हम अगर विकासशील देशों की तुलना करें तो कहाँ जो है विकसित देश 54% जीएनपी का खर्च कर रहे थे, जबकि विकासशील देश मात्र 22% ही खर्च कर रहे थे। और विश्व बैंक रिपोर्ट 1992 थी, उसमें कहा गया था कि यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में प्रतिरक्षा व्यय के बढ़ जाने के कारण सभी देशों में मानव संसाधन विकास व्यय में कमी आई है, परंतु विकासशील देशों में यह कटौती ज़्यादा रही है, जिसका मूल कारण शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के प्रति इन देशों के दृष्टिकोण का धुंधला होना है। यानी ये देश जो है मानव संसाधन विकास की दृष्टि से ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं या ज़्यादा इस बात को नहीं मान रहे हैं। भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं में थी उनमें भी शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य पर जो व्यय किया गया वो व्यय भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं था। सरकारों का ये जो दृष्टिकोण है वो उचित नहीं है, विशेषकर जब कि विकासवादी जो अर्थशास्त्री हैं उनकी राय में राष्ट्रीय आय का 30 से 40% हिस्सा मानव संसाधनों के विकास पर अवश्य खर्च किया जाना चाहिए। तो जो भारत में वैज्ञानिकों एवं जो टेक्नीशियंस हैं यानी जो प्राविधिक हैं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स कम हैं, इंजीनियर्स कम हैं, वैज्ञानिक कम हैं, और जबकि जो कला वर्ग है यानी आर्ट्स है उसमें छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत ही ज़्यादा है। अमेरिका, पश्चिम जर्मनी एवं रूस में जो टेक्नीशियन है उनकी संख्या लगभग 34 से लेकर
45 के आसपास है 1,000 की आबादी पर, जबकि भारत में ये संख्या सिर्फ 27 ही है। अमेरिका में ये 34 है और दूसरे देशों में जर्मनी और रूस में ये 45 है, जबकि भारत में मात्र 27 है। और इसी प्रकार से जो कला स्नातक हैं उनकी संख्या जो है अमेरिका में 35 है 1,000 पे, जर्मनी में 29 है और रूस में 28 है, जबकि भारत में ये 60 है। तो इसका मतलब ये है भारत में जो तकनीकी शिक्षा है उसमें छात्रों की संख्या बहुत ही कम है। तो अब हम आगे चलते हैं कि जो भारत में पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं और उनकी दशा और दिशा क्या है। अब शिक्षा व स्वास्थ्य पर क्या व्यय किया जा रहा है, इस डायग्राम को आप देखें। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय कितना किया जा रहा है। ये देखिए जीडीपी के रूप में 2004-05 में ये 3.39% था, जो बढ़ करके 2015-16 में 4.56% हो गया। यानी निरंतर अगर हम देखें तो ये जो लंबवत रूप से देखें तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है ना। सिर्फ एक 14-15 में थोड़ा सा 2014-15 में कम हुआ है, बाकी निरंतर ही बढ़ता जा रहा है। यानी शिक्षा पर हम खर्च तो बढ़ा रहे हैं जीडीपी के रूप में, लेकिन जैसा कि विकासवादी अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि राष्ट्रीय आय का 30 से 40% खर्च होना चाहिए, जबकि यहाँ 30 से 40% हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हम 3.39% से लेकर के 4.56% अधिकतम तक ही खर्च कर रहे हैं। तो इससे जो मानवीय संसाधनों का विकास है वो धीमी गति से हो रहा है, और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मानवीय संसाधनों के विकास पर खर्च करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हम नई मशीनें भी बना लेंगे, अगर हम भौतिक पूंजी का निर्माण भी कर लेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास कुशल इंजीनियर्स या कुशल श्रम शक्ति हमारे पास उन मशीनों को प्रयोग करने वाली उपलब्ध नहीं होगी, तब तक हम हमारी उत्पादकता में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। और हमें मानवीय यानी प्रशिक्षित मानवीय पूंजी के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि वर्तमान में हम जो भौतिक पूंजी है, मशीनें हैं, उत्कृष्ट मशीनें हैं, उनका आयात कर रहे हैं, फिर हमें उनके लिए टेक्नीशियंस और उनको चलाने वाले इंजीनियर्स का भी आयात करना पड़ेगा। इसी प्रकार से पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो सार्वजनिक व्यय स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है वो 2001 से लेकर के और 2016-17 तक इसमें दिखाया गया है। इसमें विचलन आ रहा है ना। देखिए 2001 से लेकर के 2001 में 0.5% था, तब से लेकर के ये थोड़ा बाद में 2001 में 0.9% था, जो 2004-05 तक ये लगभग कम होता रहा है। लेकिन 2005-06 में इसमें फिर तेजी आई और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में ये 1.27% था। इसके बाद भी इसमें कभी वृद्धि, जैसे 2007-08 को देखें तो 1.41, 2008-09 को देखें तो 1.41% बढ़ा है ना। लेकिन बाद में फिर इसमें कमी आई है 2008-09 से लेकर के और 2014-15 तक लगातार इसमें कमी आई है। तो इसका कारण ये हो सकता है, एक तो क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का तो विस्तार हुआ है, तो इसमें एक कारण ये हो सकता है कि निजी क्षेत्र में, ये पब्लिक एक्सपेंडिचर का बता रहा है, जबकि निजी क्षेत्र में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें ज़्यादा निवेश हुआ है। क्योंकि सरकार ने जब शुरू में निवेश किया, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि जब स्वायत्त निवेश किया जाता है तो उससे प्रेरित निवेश में वृद्धि होती है। तो सरकार ने इस प्रकार की नीतियां बनाई और इस प्रकार के कार्य किए जिससे कि निजी निवेश को बढ़ावा मिला है, लेकिन सरकारी निवेश को भी बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ सरकारी निवेश कम हुआ है और 2015-16 से फिर 17-18 तक ये बढ़ा है। और वर्तमान परिस्थितियों में जब हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी कमज़ोर है और उनको उन्नत करने की हमारी कितनी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को देखते हुए हम ऐसी आशा करते हैं कि निकट भविष्य में पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है सार्वजनिक व्यय स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर बढ़ाया जाएगा। इसके पश्चात हम आते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को अगर हम देखें, भारत में 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी और कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी। यहाँ 11 पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना का जो कुल परिव्यय था वो 1960 करोड़ रुपए था और शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया गया 7.6%, मात्र 7.6%।
जैसे जैसे द्वितीय योजना में 5.8% किया गया, तृतीय योजना में ये बढ़कर के 10.3% हुआ है। जैसा कि इस व्याख्यान के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि तीसरी योजना, पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में इस बात को हमने स्पष्ट कर लिया था कि भारत के भावी निर्माण में और राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अंग में ये सुनियोजित विकास का केंद्र बिंदु रहेगा, यानी जो मानवीय पूंजी निर्माण है वो केंद्र बिंदु रहेगा। तो उसके तहत इस योजना के अंतर्गत जो है योजना परिव्यय का 10.3% शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया गया। उसके पश्चात जो है हम देखें तो कभी ये घटा है और कभी बढ़ा है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 में ये 6.2% रहा है। अगर कुल परियोजना परिव्यय के रूप में हम देखें तो निरंतर इसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि योजना का जो परिव्यय है उसके आकार में भी वृद्धि हुई है। क्योंकि 1951 में योजना का परिव्यय 1960 करोड़ रुपए था, जो बढ़ करके 11वीं पंचवर्षीय योजना में 36,44,718 करोड़ रुपए हो गया था। तो ऐसी स्थिति में मुद्रा के रूप में अगर हम देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ा है, लेकिन अगर हम प्रतिशत के रूप में देखें योजना के तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से अगर हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा व स्वास्थ्य पर 7.6% खर्च किया गया था, जबकि 11वीं योजना में ये 6.2% ही खर्च किया गया है। तो इस रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च घटा है। अब हम आते हैं इस टेबल को देखिए। इस टेबल के आधार पर हमें पता चल जाएगा कि अलग अलग शिक्षा और स्वास्थ्य पर 2014-15 से लेकर के और 2019-20 तक किस प्रकार से खर्च किया गया है। अगर कुल बजटीय व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, तो अगर हम सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य पर देखें तो कुल जो बजट था 2014-15 का, उसका 32.85% मानव संसाधनों के विकास पर खर्च किया गया, जो बढ़ते हुए 2019-20 तक 60.72% हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो यह 2014-15 में 3.54% था, जो बढ़ करके 19-20 में आपके 6.43% हो गया। स्वास्थ्य का 1.49 से बढ़ के 3.24% हो गया। तो ये जो बजटीय कुल बजट था उसका व्यय है कि कितने लाख करोड़ रुपए किया गया है ना। जो शिक्षा पर 3.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए और स्वास्थ्य पर 2.49 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। यहाँ जो अन्य है, अन्य में सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं का खर्च है। तो जो कुल खर्च है बजटीय व्यय का वह जो है 32.85 लाख करोड़ रुपए 2014-15 में था, जो बढ़ करके 19-20 में 60.72 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो मुद्रा के रूप में अगर हम देखें तो मानवीय संसाधनों के विकास पर निरंतर किए जाने वाले खर्च में वृद्धि हुई है। अब इसको अगर हम जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो सामाजिक सेवाओं पर व्यय किया गया वो 6.2% था 14-15 में, जो बढ़ करके 19-20 में 7.7% हो गया अनुमानित। यहाँ बी लिखा हुआ है ना। और शिक्षा पर 2.8 से 3.1 हो गया, स्वास्थ्य पर 1.2 से 1.6 हो गया, और अन्य जो सेवाएं हैं मानवीय संसाधनों के विकास से संबंधित, सामाजिक कल्याण से संबंधित, उन पर 2.1% से बढ़ करके ये 3% हो गया। अगर हम इसको कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में देखें कि बजट के दौरान जो कुल व्यय खर्च किया जा रहा है उसका कितना प्रतिशत सामाजिक सेवाओं पर व्यय किया गया, तो 2014-15 में ये 23.4% था, जो बढ़ करके 19-20 तक 26% हो गया। यानी इसमें प्रतिशत के रूप में ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लगभग उतना ही प्रतिशत अंतर किया जा रहा है। जबकि पूर्व में भी मैंने बताया था, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 30 से 40% खर्च किया जाना चाहिए। अब सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के रूप में जो कुल सामाजिक सेवाएं हैं उनमें से शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य का कितना कितना हिस्सा है। 2014-15 में ये 46.1% शिक्षा का था, 29.4% स्वास्थ्य का था और अन्य का 34.6% था। तो इसको अब देखें हम 19-20 में जाकर के देखें तो शिक्षा का लगभग उतना ही रहा है, 46 से 40 हो गया, यानी थोड़ा सा घटा है। जबकि जो स्वास्थ्य से संबंधित है वो 19 से 20 हुआ है, इनमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। और जो अन्य सेवाएँ हैं उनमें भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, 34.6 से हट करके ये 38.8% हो गया। तो इस प्रकार से जो मानवीय पूंजी निवेश है उसमें बजट के माध्यम से निरंतर वृद्धि हुई है मुद्रा के रूप में, लेकिन प्रतिशत के रूप में ये वृद्धि ज़्यादा नहीं हो पाई है।
तो इस प्रकार से हमने आज भारत में जो है पूंजी मानवीय पूंजी निर्माण के अंतर्गत किए जाने वाले निवेश के बारे में अध्ययन किया है। आने वाले वर्षों में निसंदेह रूप से जो है भारत को और ज़्यादा विकास करना होगा, क्योंकि भारत में मानवीय पूंजी निर्माण अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में, अभी विकसित ज़्यादा नहीं हो पाया है। तो देश के तीव्र आर्थिक विकास का स्वप्न तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक कि स्वस्थ नागरिक, कुशल कर्मचारी, प्रशिक्षक, वैज्ञानिक, टेक्नीशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर का देश में उच्च स्तर पर निर्माण नहीं हो। जैसा कि यूजीसी ने भी इस संबंध में कहा है कि भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से पूर्णतया संपन्न देश है और इसके नागरिक प्रतिभाशाली व शक्तिमान है। भारत के जो नागरिक हैं उन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो। उनके विकास एवं पुनर्निर्माण की उत्कृष्ट अभिलाषा विद्यमान है। केवल उसे गति एवं व्यावहारिक रूप देने का और यह उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय एवं तकनीकी संस्थाओं का है कि वे ज्ञान का सृजन करके नूतन मस्तिष्कों को प्रशिक्षित करें ताकि प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का समन्वित एवं संतुलित ढंग से उपयोग किया जा सके। इसके अंतर्गत जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी मानव पूंजी निर्माण के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि ये योजना मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का केंद्र बिंदु मानती है। केवल स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति ही आर्थिक वृद्धि में योगदान कर सकते हैं और यह वृद्धि मानव कल्याण को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, पेयजल, आवास तथा कमजोर वर्गों के कल्याणकारी कार्यक्रमों को चला करके हम या उनमें निवेश करके भारत में मानवीय पूंजी का विकास कर सकते हैं।